सरिता, ओ सरिता उठ जा। तूने फिर से आज सुसु कर दी। छी छी, मेरे कमरे में कितनी बदबू फैल गई है। कावेरी जोर जोर से चिल्लाकर सरिता को जगा रही थी, लेकिन मजाल है कि वो जग जाए। तभी कमरे में उसकी दोस्त शिवानी आती है। सरिता, सरिता, जल्दी उठ, ऑफिस नहीं जाना क्या? तभी शिवानी ने कहा, छी छी आंटी, कमरे में इतनी गंदी बदबू आ रही है। वह तो आएगी ही। सरिता मैडम ने आज फिर से सुसु कर दी है बेड पर। क्या? ओ माय गॉड! शिवानी तभी कमरे से बाहर चली जाती है और थोड़ी देर बाद सरिता की आंख खुल जाती है। उठ गई मैडम, अब उठ जाओ और अपने कपड़े धो लो ये सारे जाकर। ओह नो, आज मैंने फिर से सुसु कर दिया। तू है ही इतनी आलसी, बिस्तर से उठना ना पड़े इसीलिए बिस्तर पे ही सुसु कर देती है। और थोड़ी देर पहले तो तेरी सहेली शिवानी भी आई थी, अब उसे भी पता चल गया है कि तू बेड पे सुसु करती है। ओ माँ, क्या तुम भी और कुछ बता सकती थी उसको? अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सरिता जैसे ही उठती है, उसकी नजर साइड में रखे हुए नैपकिन्स पर जाती है। लो माँ, मिल गया मुझे इलाज। सरिता मार्केट में जाती है और वहाँ से डायपर खरीद ले आती है। अरे ये डायपर क्यों लाई है? हमारे घर में कोई छोटा बच्चा थोड़ी है। अरे माँ, ध्यान से देखो, ये बच्चों का डायपर नहीं है, ये तो बड़ों का डायपर है। ये मैं अपने लिए लाई हूँ ताकि मुझे रात को सुसु करने के लिए उठना ना पड़े और अब बेड भी गंदा नहीं होगा। दूसरे दिन से वो डायपर पहनना स्टार्ट कर देती है। बहुत पहले की बात है, जब सरिता छोटी थी वो बहुत आलसी थी। रात को बार बार सुसु करने ना जाना पड़े इसीलिए वो बेड पर ही सुसु कर दिया करती थी और यही आदत उसके बचपन से बड़े तक पहुंच गई। अब सरिता जॉब भी करने लगी है, वो भी मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर का जॉब। और अब सरिता पीजी में रहा करती थी, लेकिन अभी तक उसकी आदत छूटी नहीं थी बिस्तर पे सुसु करने की। पूरे पीजी की लड़कियों को पता चल चुका था कि सरिता बिस्तर के अंदर सुसु कर देती है। इन सब से बचने के लिए सरिता ने डायपर पहनना स्टार्ट कर दिया। इसी तरह कुछ साल बीत गए। सरिता के साथ ही कंपनी में एक राहुल नाम का लड़का भी काम करता था, जिसके साथ उसकी दोस्ती हो गई और कुछ समय बाद उनकी दोस्ती ज्यादा गहरी हो गई। सरिता सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो राहुल। सरिता, विल यू मैरी मी? सरिता यह सुनकर खुश हो जाती है और राहुल को हाँ कर देती है। अगले दिन ही दोनों अपने घर वालों से बात करते हैं और घर वालों की रजामंदी से ही दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन राहुल के माता पिता गांव में रहते थे, इसीलिए शादी के अगले दिन ही विदा होकर सरिता अपने ससुराल गांव आ जाती है। गांव में सरिता का बहुत अच्छे से स्वागत होता है और गांव की औरतें शहर की पढ़ी लिखी बहू को देखने आती है और मुंह दिखाई होती है। सब कुछ अच्छे से चलता है और शाम हो जाती है। हे भगवान, मैंने कल से अपना डायपर चेंज नहीं किया है, टाइम ही नहीं मिला। अब जाकर फुर्सत मिली है, चलो मैं डायपर चेंज कर लेती हूँ। सरिता अपने साथ एक डायपर का सूटकेस अलग से लेकर आई थी। सरिता एक डायपर निकालती है और उसे चेंज कर लेती है। चेंज तो कर लिया है, लेकिन अब यूज्ड वाले डायपर को फेंकूं कहाँ? शहर में तो डस्टबिन में डाल दिया करती थी और वहाँ सफाई वाले ले जाया करते थे, लेकिन यहाँ तो डस्टबिन भी नहीं है। अब क्या करूं? तभी सरिता को एक उपाय सूझता है। वह यूज्ड डायपर को एक पन्ने में रखती है और अपने बेड के नीचे रख देती है। थोड़ी देर बाद उसकी सास आ जाती है। हाय राम, कमरे में न जाने पेशाब की बदबू कहाँ से आ रही है? लगता है कमरे के पीछे दीवार पर किसी ने पेशाब कर दिया है। लोगों को बिल्कुल भी अकल नहीं है। बेशर्म लोग अपने घर पर जाकर क्यों नहीं करते हैं पेशाब? जाने भी दो माँ, कोई बात नहीं। अरे कैसे जाने दूं? इतना बोलकर सास बाहर चली जाती है और वह अपने नौकर से कहकर घर के आसपास की सफाई करवाती है। अरे ये बदबू कहाँ से आ रही है? पता नहीं कहाँ से आ रही है। सरिता मन ही मन में सोचती है कि कल सुबह होते ही मैं हगीज को बाहर फेंक दूंगी,
कहीं अगर किसी को पता चल गया कि ये हगीज मेरे है तो बहुत ज्यादा बदनामी होगी। थोड़ी देर बाद दोनों लेट जाते हैं, लेकिन रात भर इतनी बदबू आ रही थी कि कमरे में राहुल को तो नींद ही नहीं आई। राहुल उठकर कमरे के बाहर सोफे पे सो जाता है और इधर सरिता ने सुबह के 4 बजे का अलार्म लगा रखा था। सुबह 4 बजे से जैसे ही इसका अलार्म बजा, उसकी आंख खुल गई और सरिता जैसे ही अपने कमरे की लाइट जलाती है, वैसे ही उसकी सास कमरे में चली आती है और सरिता उस टाइम पर डायपर निकालने में लगी थी। अरे बहू, तू बेड के नीचे क्या कर रही है? सास की आवाज सुनते ही सरिता घबरा जाती है और उठकर बोलती है, अरे अरे मासी, आप इतनी सुबह उठ गई? अरे बहू, ये गांव है, शहर थोड़ी है जो सुबह के 10 बजे उठेंगे। यहाँ तो सब 4 बजे ही उठ जाते हैं। लेकिन मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि तू भी 4 बजे उठती है। और राहुल बाहर क्यों सोया है? ओहो, अभी भी इस कमरे में इतनी बदबू क्यों आ रही है? माँ जी, राहुल को रात को ज्यादा मच्छर काट रहे थे ना इस कमरे में, इसीलिए वो बाहर जाके सो गए। कावेरी यह बोलकर कमरे से बाहर चली जाती है। ओह माय गॉड, अब मैं क्या करूं? अपने डायपर आज तो फेंक ही नहीं पाई और आज का एक और हो गया। अब तो 2 हो गए। अब मैं बाद में सोचूंगी, पहले नहा धोकर तैयार हो जाऊं। सरिता नहाने चली जाती है और आज का डायपर भी वो बेड के नीचे छुपा देती है। नहा धोकर वो अपने कमरे में बैठ जाती है। अब तो उसको खुद को भी इतनी बदबू आ रही थी कि वो नाक बंद करके बैठी हुई थी। ओहो, कल से ज्यादा बदबू आ रही है अब तो। एक काम करती हूँ, कमरे में परफ्यूम छिड़क देती हूँ ताकि ये बदबू ना आए। सरिता बहू तो तैयार हो गई, राहुल भी तैयार हो गया है। चलो मंदिर चलते हैं, सब पूजा करके वापस आ जाते हैं। सरिता के कमरे में परफ्यूम की खुशबू खत्म हो चुकी थी, जिसकी वजह से अब दोबारा बदबू आना स्टार्ट हो गया था और अब तो पहले से भी ज्यादा बदबू आ रही थी। ना जाने क्या हो गया है, कल से घर में बहुत बदबू आ रही है। लगता है कोई काले जादू वाले ने जादू कर दिया है। अब तो तांत्रिक को ही बुलाना पड़ेगा। सरिता मन में ही सोचती है, माँ जी, ये कोई काला जादू वाला जादू नहीं है, ये तो मेरे डायपर की बदबू है। चलो सब सो गए हैं, अब यही मौका है डायपर फेंकने का। सरिता बेड में से दोनों डायपर निकालती है और धीमे कदमों से बाहर निकलती है और डायपर फेंक कर आ जाती है। वहीं दोनों छत पर पड़ोसन खड़ी थी, जिन्होंने सरिता को डायपर फेंकते हुए देख लिया था। सुबह दोनों औरतें बात करती है। अरे कांता, तूने देखा? वो डायपर रात को फेंक के गई थी। वो कौन थी? अरे तुझे नहीं पता कौन थी? वो तो सुमित्रा की बहू थी जो शहर से आई है। अच्छा, नई नवेली दुल्हन घर के बाहर डायपर फेंकने गई थी? अरे उनके घर में कोई बच्चे भी तो नहीं है। ये डायपर किसके होंगे? मुझे लगता है सुमित्रा के हैं। चल आज देखते हैं, आज डायपर फेंकने कौन आता है। रात हो जाती है और दोनों औरतें अपनी छत पर नजर लगाए बैठ जाती है। वह सरिता को डायपर फेंकते हुए देख लेती है। अब सरिता भी इस चीज से परेशान हो गई थी, क्योंकि उसे शहर में इस चीज की दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब वो गांव में थी तो उसे परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से उसकी नींद भी नहीं पूरी हो पाती थी। ओफो, मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। इस चीज से तो मेरी नींद भी नहीं पूरी हो रही है। 1 बजे तक डायपर फेंकने के लिए जागो और सुबह 4 बजे माँ जी जगा देती है। सुबह हो जाती है और सुबह दोनों पड़ोसन सुमित्रा के घर आती है। अरे आओ आओ बहनों, आ जाओ। नहीं नहीं, हम घर में नहीं आएंगे। हम तो बस ये कहने आए थे कि तुम बहू के आते ही इतनी आलसी हो गई हो कि तुम अब सुसु पॉटी भी डायपर में करती हो। ये क्या कह रही हो तुम दोनों? डायपर में सुसु पॉटी? तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम क्या सोचती हो, हमें कुछ पता नहीं है? रात के 1 बजे तुम्हारी बहू डायपर फेंकने आती है। पड़ोसन की बात सुनकर सुमित्रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे मैं तो सुबह 4 बजे ही फ्रेश हो जाती हूँ, मुझे क्या डायपर की जरूरत पड़ी है? सरिता को ये देखकर बहुत दुख होता है कि उसकी सास को उसकी वजह से बहुत सुनना पड़ रहा है
और तभी वो दोनों पड़ोसियों के पास जाती है और बोलती है, कलावती चाची और रामा चाची, इसमें माँ जी की कोई गलती नहीं है। यह हगीज मेरा है, ना कि मेरी सास का। क्या तू डायपर पहनती है? जी माँ जी, मैं बचपन से ही बहुत आलसी थी। मुझे सुसु करने के लिए बाहर न जाना पड़े, इसलिए मैं डायपर पहनने लगी थी और मुझे ये आदत हो गई है। लेकिन अब कान पकड़कर कहती हूँ कि मैं कभी डायपर नहीं पहनूंगी और अपने आलस को भी दूर करूंगी। जिस काम से मेरी माँ जैसी सास को शर्मिंदा होना पड़े, वो काम मैं कभी नहीं करूंगी। वरुण लंदन से पढ़ाई कंप्लीट करके दिल्ली अपने घर आया था। दिल्ली में उसकी मुलाकात रोशनी से होती है। वरुण को रोशनी बहुत पसंद थी क्योंकि वो दिखने में भी बहुत सुंदर थी। लेकिन रोशनी में एक कमी थी, उसको शाम के वक्त धुंधला दिखना स्टार्ट हो जाता था। ये बात वरुण भी जानता था कि रोशनी को शाम के वक्त कम देखना स्टार्ट हो जाता है। वरुण बहुत प्यार करता था रोशनी से। कुछ समय बाद वरुण और रोशनी की शादी हो जाती है। रोशनी शादी करके वरुण के घर आती है। आओ बहू आओ, जरा रुको, मैं तुम्हारी आरती तो उतार दूं। देख बहू, ये कलश है, इस पर तुझे पैर मारना है, जोर से मारना, ताकि इस कलश के चावल घर के अंदर गिरे, ठीक है? रोशनी को कलश बहुत कम नजर आता है। उसको समझ ही नहीं आता है कि वो हल्का कलश है या भारी। वो सास की बात सोचकर उस पर ऐसे लात मारती है कि वो कलश सीधा उसके सास के सर पर जाकर लगता है। हाय, मैं तो मर गई रे। अरे बहू, ऐसे कौन मारता है? हाय हाय मेरा सर। अरे मैंने जोर से मारने को कहा था, लेकिन इतनी भी जोर से नहीं कि वो कलश आकर मेरे सर पर लगे। अरे हाय, मार दिया रे। सॉरी मम्मी जी, सॉरी, मुझे नहीं दिखा कि वो हल्का है या भारी। मुझे लगा कि वो बहुत भारी होगा, इसलिए मैंने जोर से लात मार दी। अरे बहू, कैसी पागलों वाली बात कर रही है? तुझे छोटा सा कलश नहीं दिखाई दिया? मम्मी जी, मुझे आपको कुछ बताना था रोशनी के बारे में। रोशनी को शाम के वक्त कम दिखता है, इसलिए ये हादसा हो गया। क्या शाम को कम दिखता है? अरे फूटी मेरी किस्मत, तू बहू भी लाया तो ऐसी जिसको शाम होते ही कम दिखता है। मेरे तो सारे अरमानों पर पानी फेर दिया वरुण तूने। मैंने सोचा था कि मेरी जो बहू आएगी वो मेरे काम काज में हाथ बटाया करेगी, लेकिन अब तो लग रहा है कि शाम का काम मुझे ही करना पड़ेगा। रोशनी जैसे तैसे सास के पैर छू लेती है, लेकिन जैसे ही वो अपने ससुर के पैर छूने के लिए आती है, वो अपने ससुर की जगह अपने कुत्ते के पैर छूने लगती है। सभी उसको देखकर बहुत हैरान होते हैं कि ये क्या कर रही है। तभी वरुण रोशनी का हाथ पकड़कर अपने पिता के पास ले जाता है और आशीर्वाद लेते हैं। सास मन ही मन बोलती है, हे भगवान, ये कैसी मुसीबत पल्ले बांधी है मेरे। रोशनी की आज कड़ाही की रस्म थी। उसके घर में बहुत सारे गेस्ट आने वाले थे। बहू सुन, शाम को सारे गेस्ट आएंगे डिनर के लिए। को खाने में पनीर और पूरी और मीठे में मूंग की दाल का हलवा बनेगा, ठीक है? मम्मी जी, आप सुबह गेस्ट बुला लेते, क्योंकि आपको तो पता है कि मुझे शाम को कम दिखना स्टार्ट हो जाता है। मैं कैसे खाना बनाऊंगी सबके लिए? अरे मैं साथ ही रहूंगी। ये सुनकर रोशनी बहुत रिलैक्स होती है, लेकिन फिर भी उसको अंदर से बहुत टेंशन हो रही होती है। शाम हो जाती है और गेस्ट आने स्टार्ट हो जाते हैं। वरुण गेस्ट को संभालता है और रोशनी और उसकी सास किचन के अंदर खाना पका रहे होते हैं। तभी कलावती की बुआ जी आती हैं। अरे कलावती, तेरी थोड़ी कड़ाही की रस्म है जो तू यहाँ काम कर रही है। अरे बुआ जी, ऐसा नहीं है, बहू को किचन में सामान का पता नहीं है ना, तो इसीलिए मैं उसको यहाँ से सामान दे रही हूँ ताकि उसको बनाने में आसानी हो। ठीक है कलावती, तू बहू को सामान दे, हम सब बाहर बैठे हैं, और हाँ, जल्दी से जल्दी बाहर आ जा। ठीक है बुआ जी, आप चलो, मैं आती हूँ। कलावती की बुआ जी वहाँ से चली जाती हैं। सुन रोशनी,
ये शक्कर है, इसको 4 चम्मच भरकर हलवे में डाल देना, ठीक है? ये डिब्बा मैंने इस साइड रख दिया है, ठीक है? इतना बोलकर रोशनी की सास किचन से निकल जाती है। रोशनी को धुंधला दिखना स्टार्ट हो जाता है। वो शक्कर की जगह नमक उठा लेती है और हलवे में 4 चम्मच भर के डाल देती है। डिनर के बाद सब हलवा खाना शुरू करते हैं और सभी हलवे को थूक देते हैं। थू थू थू, अरे सीमा, ये क्या बनवा दिया? हलवे में नमक कौन डालता है? कलावती ये सुनकर बहुत शर्मिंदा होती है और बोलती है, अरे वो गलती से जल्दी जल्दी में डल गया होगा, बच्ची ही तो है, हो जाती है गलती। अरे तुम ये कोलकाता के रसगुल्ले खाओ। कुछ देर बाद सभी गेस्ट खाना पीना खाकर चले जाते हैं। कलावती बहुत गुस्से में होती है और रोशनी से तेज आवाज में बोलती है, रोशनी, तूने तो मेरी नाक ही कटवा दी आज। मैंने तुझे शक्कर दिया था तो तूने नमक कैसे डाल दिया? मम्मी जी, मुझे आपने जो डिब्बा दिया था उसी डिब्बे से मैंने ये डाला था। मुझे नहीं पता था कि ये नमक है या शक्कर। अरे मैं तो तुझे शक्कर देकर गई थी, तो नमक कैसे ले लिया? क्या तू एक बार चख सकती थी अगर तुझे नहीं दिखता तो? सॉरी मम्मी जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। तेरे सॉरी बोलने से क्या होगा? नाक तो कट गई ना। पता नहीं क्या मुसीबत डाल दी है वरुण ने मेरे ऊपर। इतना बोलकर कलावती वहाँ से चली जाती है। रोशनी बहुत उदास हो जाती है। कुछ समय बीत जाता है। बहू, ये काजू और बादाम है और ये साइड में इनके छिलके हैं। काजू किचन में और छिलके डस्टबिन में डाल देना, ठीक है? कुछ देर में कलावती बाहर से घर आती है। कलावती किचन में जाती है। वो देखती है कि किचन में तो काजू बादाम की जगह छिलके रखे हुए हैं। वो अपनी बहू को बुलाती है, रोशनी, ओ रोशनी, काजू बादाम कहाँ रख दिए हैं? मम्मी जी, छिलके तो मैंने डस्टबिन में फेंक दिए हैं, किचन में थोड़ी ना होंगे। किचन में तो मैंने काजू बादाम रखे हैं। अरे अक्ल की दुश्मन, ये काजू बादाम नहीं, ये छिलके हैं, छिलके। ध्यान से देख। हाय रे हाय, सारे काजू बादाम तूने डस्टबिन में फेंक दिए और छिलके किचन में रख दिए। अरे मेरी ही मती मारी जाती है जो मैं तुझे शाम के वक्त काम दे देती हूँ। इतना बोलकर कलावती वहाँ से चली जाती है। रोशनी भी बहुत परेशान हो गई थी अपनी इस शाम को ना देखने वाली प्रॉब्लम से, क्योंकि शाम को जो भी काम करती थी वो हमेशा गलत ही हो जाता था, क्योंकि उसको ज्यादा दिखता ही नहीं था कि वो कुछ काम ठीक से कर सके। अगले दिन, रोशनी सुनो, शाम को मेरे बॉस आने वाले हैं। ये लो ऑलिव ऑयल, इससे ही आज का खाना बनाना, क्योंकि मेरे सर को मस्टर्ड ऑयल और रिफाइंड पसंद नहीं है। सुनो जी, आपके बॉस सुबह नहीं आ सकते? आपको तो पता है ना, मुझे शाम को कम दिखना स्टार्ट हो जाता है। उस दिन मैंने शक्कर की जगह नमक डाल दिया था। मुझे डर है कहीं मुझसे आज भी कोई गलती ना हो जाए। मम्मी है ना, मम्मी से हेल्प ले लेना, ठीक है? आज कोई गलती मत करना, क्योंकि आज मेरे प्रमोशन की बात होगी, इसीलिए बॉस मेरे घर आ रहे हैं। इतना बोलकर वरुण चला जाता है। रोशनी खाने की तैयारी करने लगती है। धीरे धीरे शाम हो जाती है। वो अपनी सास को बुलाती है, लेकिन उसकी सास तो कहीं गई हुई थी। रोशनी बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन जैसे तैसे वो खाना बना ही देती है। वरुण अपने बॉस के साथ घर आता है और वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। वे डिनर करने के लिए बैठते हैं। जैसे ही बॉस एक खाने का टुकड़ा अपने मुंह में डालता है, वो मुंह से निकाल देता है। थू, थू, वरुण, आपको मैंने बताया था ना कि मुझे मस्टर्ड ऑयल से प्रॉब्लम है, और आपने मस्टर्ड ऑयल का ही खाना बनवा लिया। डिस्कस्टिंग वरुण। वरुण रोशनी को साइड में ले जाता है। रोशनी, मैंने आपको ऑलिव ऑयल लाकर दिया था, पर आपने फिर भी मस्टर्ड ऑयल का खाना बनाया। मैंने तो ऑलिव ऑयल से ही खाना बनाया था, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि मैंने ऑलिव ऑयल डाला है या मस्टर्ड ऑयल। एक बार तो मम्मी को भी बुला लेती।
मम्मी जी कहीं गई हुई थी, इसीलिए ये खाना मैंने खुद बनाया था। सॉरी बॉस, मेरी वाइफ को शाम के समय थोड़ा कम दिखता है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गई। आई एम सो सॉरी। मैं खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ, आप थोड़ी देर बैठो, मैं झटपट खाना बना कर लाता हूँ। वरुण इतना बोलकर खाना बनाने खुद से चला जाता है और थोड़ी देर में खाना बनाकर भी ले आता है। बॉस खाना खाते हैं और उसकी बहुत तारीफ करते हैं। कुछ देर बाद वो भी अपने घर चले जाते हैं। इतने में कलावती आ जाती है और ये सारा मंजर देखकर बोलती है, क्या हुआ बेटा, इतना परेशान क्यों है? कुछ नहीं माँ, बस रोशनी को लेकर परेशान हूँ। आज तो हम सब हैं, लेकिन जब हम सब नहीं होंगे तो वो अपने काम कैसे करेगी? ऐसा क्यों बोल रहा है तू? अरे माँ, आज मेरे बॉस आए थे, मैंने रोशनी को बोला था कि सर के लिए मस्टर्ड ऑयल यूज मत करना, ऑलिव ऑयल देकर गया था, लेकिन उसको धुंधला दिखने की वजह से उसने ऑलिव ऑयल की जगह मस्टर्ड ऑयल यूज कर लिया, जिसकी वजह से मेरे सर गुस्सा होते होते से बचे। मैंने खुद आज खाना बनाकर उनको खिलाया है। अच्छा, ये बात है। सुन मेरी बात, मैं बहुत अच्छा डॉक्टर देख कर आई हूँ। मैंने उस डॉक्टर को रोशनी की सारी परेशानी बताई, उसने मुझे उसे ठीक करने की गारंटी भी दी है। हमें रोशनी की आँखों का इलाज कराना पड़ेगा जिससे वो ठीक हो जाए। हाँ माँ, ये तो बहुत अच्छा है। हम सुबह होते ही रोशनी को डॉक्टर के पास ले चलेंगे। सुबह होते ही रोशनी को हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर रोशनी की आंखें चेक करता है और बोलता है, रोशनी की आंखें ठीक हो सकती हैं, पर उसमें टाइम लगेगा, करीबन 1 साल। लेकिन अगर उसका अच्छे से इलाज चला तो उससे भी जल्दी वो रिकवर कर लेगी और अपनी इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा लेगी। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं और रोशनी का कुछ समय तक इलाज चलता है और वो जल्दी से रिकवर भी कर लेती है। जो उसको शाम को कम दिखता था वो अब ठीक दिखता था, जिसकी वजह से वो सारा काम अच्छे से करती थी और कोई भी गलती नहीं करती थी। रोशनी पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। वो अपनी सास और अपने पति के साथ खुशी खुशी लाइफ बिताती है।